आज हम शिक्षण कौशल के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन, संगठन, निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व करना तथा संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना आदि आते हैं। प्रबंधन इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र अकादमिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र, ये 3 हैं इसके विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। किसी भी शैक्षिक संस्था के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित प्रविधियां अपनाई जाती हैं। पहली एक तंत्रीय, दूसरी बहुतंत्रीय और तीसरी जनतंत्रीय जनतांत्रिक। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं? विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा के प्रमुख संसाधनों को सही प्रकार से क्रियान्वित करना, मतलब जो कि शिक्षा के संसाधन हैं उन्हें सही तरीके से चलाना। विद्यालय के प्रमुख संसाधनों को इस प्रकार से क्रियान्वित करना जिससे विद्यालय सही प्रकार से चले। ठीक है। दूसरा है शिक्षकों का शैक्षिक उन्नयन, शिक्षण कार्य के साथ साथ शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन के लिए भी व्यवस्था करना। नंबर 3 है विद्यालय प्रबंध के कार्यों का मूल्यांकन, कार्यों के मूल्यांकन के द्वारा कमियों का आकलन करना एवं उन कमियों को दूर करना। नंबर 4 वित्त व्यवस्था का आकलन करना, विद्यालय को सही अनुदान प्राप्त हो इसके लिए वित्त की व्यवस्था करना। प्रबंध समिति संगठन के मामलों का प्रबंध करने के लिए संगठन के सदस्यों को जिस संगठन द्वारा शक्तियों तथा जिम्मेदारियां प्रदान की जाती हैं वह प्रबंध समिति कहलाती है। मतलब किसी भी संस्था को चलाने के लिए किसी न किसी प्रबंध समिति की आवश्यकता होती है। ठीक। प्रबंध समिति में सेवा करने वाले लोगों की संख्या संगठन से अलग होती है। सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्रबंध समिति की संरचना निम्न प्रकार होती है। सरकारी अधिकारी, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, छात्र, 2 अभिभावक, उसके बाद इधर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य, ये सभी होते हैं। प्रबंध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यालय विकास, विद्यालय के विकास के लिए योजना बनाना एवं उन्हें क्रियान्वयन करना। दूसरा अनुदान प्राप्ति, विद्यालय के लिए सही रूप में अनुदान प्रदान करना। नंबर 3 है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, शिक्षण कार्य के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना भी प्रबंध समिति का कर्तव्य होता है। नंबर 4 है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना भी प्रबंध समिति का कर्तव्य होता है। विद्यालय प्रबंध के विविध सोपान होते हैं। पहला होता है निर्णय लेना। ठीक। उपक्रम की सफलता के प्रशासन के निर्णयों पर निर्भर करती है कि प्रशासन ने किस तरह के निर्णय लिए हैं। दूसरा है संगठन, कार्य को विभिन्न व्यक्तियों को सौंपने की दृष्टि से उचित समूहों के क्रमबद्ध को सही संगठन कहा जाता है। नंबर 3 है नियोजन, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य विधि का पूर्व निश्चित कार्य ही नियोजन कहलाता है। नंबर 4 निर्देशन, विभिन्न नियुक्त अधिकारी को यह बताना कि उन्हें क्या, कैसे और कब करना है, निर्देश देना। नंबर 5 है संप्रेषण, कर्मचारी, ग्राहकों, स्वामियों आदि पक्षों को विद्यालय के संबंध में जानकारी देता है। संप्रेषण मतलब उनको बताता है कि कैसे किस कार्य को कैसे करना है। नंबर 6 समन्वय स्थापित करना, उपक्रम में काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य समन्वय स्थापित कर के उन्हें साथ लेकर चलना। नंबर 7 बजट बनाना, किसी भी कार्य को स्थापित करने में बजट मुख्य भूमिका निभाता है। नंबर 8 रिपोर्ट तैयार करना, कार्यों के अध्ययन एवं अवलोकन के बाद रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट से कार्यों का पता चलता है। उसके बाद आता है नंबर 9 मूल्यांकन, उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई यह मूल्यांकन से ही पता चलता है। अब देखेंगे शैक्षिक प्रशासन। शिक्षण का समुचित प्रबंध करना ही विद्यालय प्रशासन या शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो एक सभ्य एवं जागरूक नागरिक होने के लिए आवश्यक हैं। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का निर्धारण किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। प्रशासन शिक्षा का एक क्रियात्मक आधार स्तंभ है। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में निम्नांकित हैं। पहला है सामाजिक क्रियाएं, शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन द्वारा ही समाज को दिशा दी जाती है। नंबर 2 सर्वांगीण विकास, प्रधानाध्यापक के साथ साथ विद्यार्थी के प्रत्येक स्तर को उन्नत बनाया जाता है। नंबर 3 वित्तीय क्षेत्र, शैक्षिक प्रशासन वित्तीय संस्थानों, वित्तीय कार्यों और वित्तीय स्थिति व लेखा जोखा को भी छूता है। नंबर 4 नियुक्ति क्षेत्र, सही व्यक्ति का चयन और नियुक्ति के दौरान शैक्षिक प्रशासन सहायता करता है।
नंबर 5 अंतः संबंध तथा सम्मेलन। कर्मचारी के अंतः संबंधों के मध्य विकास किया जाता है। अब है शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। पहला है शिक्षकों का व्यवसायीकरण। विद्यालय प्रशासन को अपने सहयोगियों को व्यावसायिक अभिवृद्धि में गहरी रुचि लेनी चाहिए। कुछ वर्षों के बाद शिक्षकों को व्यावसायिक समुन्नयन हेतु प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। नंबर 2 है लचीलापन और स्थिरता। प्रशासन में गतिशीलता के नियम का पालन होना चाहिए। परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ साथ विद्यालय प्रशासन में भी परिवर्तन लाए जाने चाहिए। नंबर 3 मानवीय व्यवहार। शिक्षकों को जो भी कार्य दिए जाएं उनकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता का ध्यान रखा जाए। नंबर 4 सहानुभूति सिद्धांत। विद्यालय एवं कर्मचारियों के मध्य सहानुभूतिपूर्ण संबंध होने चाहिए। नंबर 5 भौतिक तत्वों का उचित उपयोग। विद्यालय के भवन फर्नीचर का प्रयोग सही प्रकार से होना चाहिए। नंबर 6 विद्यालय प्रशासन का आधार शिक्षा दर्शन। विद्यालय व परिवार के प्रत्येक सदस्य के मस्तिष्क में शिक्षा दर्शन के प्रति विचार बना रहना चाहिए। नंबर 7 प्रशासनिक भावना का सिद्धांत। प्रशासनकर्ताओं को कार्यविधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नंबर 8 उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत। कार्यकर्ताओं को उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 9 सहयोग तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। विद्यालय प्रशासन में कर्मचारियों के मध्य सहयोग तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। नंबर 10 कार्यकुशलता के स्तर को बनाए रखना। शैक्षिक प्रशासन में उच्च स्तर की कार्यकुशलता बहुत जरूरी है। शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा। सचिवालय बेसिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा सचिवालय है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में संचालित होता है तथा इसे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक 1972 को अगस्त 1972 स्वीकृति प्रदान की गई। निदेशालय बेसिक शिक्षा। शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राथमिक शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अन्य अभिकरण। पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। स्कूली शिक्षा, शिक्षा तथा महिला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा शोध करना इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण भारत के लिए निर्देशन एवं मार्गदर्शन करती है। नंबर 2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। यह भी एक स्वायत्त शासी अध्यापक शिक्षा प्रबंधन की शीर्षक निकाय है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1 जुलाई 1995 से लागू किया गया है। नंबर 3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU 20 सितंबर 1985 को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली द्वारा दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना है। नंबर 4 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS पद्धति संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जिसे 1989 में स्थापित किया गया। नंबर 5 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान NIPA। इस संस्थान की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में निर्माणाधीन योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राष्ट्र स्तर पर स्थापित संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।